डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट टॉपिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लें। सिंबल क्या है इसका, रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है। जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ा है रिसेंटली, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, या तो स्क्वायर होता था या फिर रेक्टेंगुलर होता था। स्क्वायर या रेक्टेंगल जिस भी फॉर्म में मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट है, जो अरेंजमेंट है, वो 2x2 ऑर्डर का हो या 2x3 का हो, वो अरेंजमेंट बदल सकता है? नहीं बदल सकता। उस अरेंजमेंट में एलिमेंट जिस पोजीशन पे लिखा है उस पोजीशन से हटा सकते हैं? नहीं हटा। अगर 1 2 3 4 मैट्रिक्स है तो वो 1 2 3 4 ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स का कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पता करना है तो मैट्रिक्स को चेंज कर दिया गया, किस में, डिटर्मिनेंट में। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जब चेंज हुआ तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स को ही किया गया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सॉल्यूशन का मेथड बना। अगर रेक्टेंगल फॉर्म में मैट्रिक्स है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व होकर नहीं निकलती है। तो जब किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और वो किसी ना किसी वैल्यू से एसोसिएट होता है, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, और वो डिटर्मिनेंट सॉल्व होके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आता है, दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाता है सॉल्व होके। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही सिंबल होता है, 2 वर्टिकल लाइंस। जैसे कि मैट्रिक्स में हमने डबल बार देखे, स्क्वायर ब्रैकेट देखा, लेकिन डिटर्मिनेंट में एक ही सिंबल है, 2 वर्टिकल लाइंस में लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट को। मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए या तो कैपिटल डी को यूज किया जाएगा या फिर डेल्टा को। ये तीनों चीजें यहाँ तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं और जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर तुम रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। When an algebraic or numerical expression is expressed in a square form containing some row and column, this form is named as a determinant of that expression. Sign of determinant, 2 vertical line. Notation of determinant, D या फिर डेल्टा। ठीक है, क्लियर है ये बात, आ गया समझ में? जैसे मैं थोड़ा और क्लियर करूं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ले लिया, AC माइनस BD, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं कहता हूं कि अगर हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दें, रो में और कॉलम में हम इसकी टर्म को लिखें, और इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमको क्या मिलेगा, AC माइनस BD। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये स्क्वायर फॉर्म हुआ कि नहीं? तो दिस स्क्वायर फॉर्म इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का ये डिटर्मिनेंट हो गया कि नहीं? नेक्स्ट हेडिंग क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये मैंने अभी बताया, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है कुछ भी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ इसका जनरल फॉर्म है, इसका ऑर्डर है 2x2, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, कैसा भी नंबर हो, विच रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट।
मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको किससे डिनोट करेंगे? डिटर्मिनेंट ए या फिर टू वर्टिकल लाइंस में मैट्रिक्स ए, दोनों एक ही चीज पढ़ी जाएंगी। इसको भी डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे और इसे भी डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। और क्लियर करना है तो ये अभी क्या है? मैट्रिक्स। मैंने ये क्या सिंबल लगाया? अब इस पर क्या सिंबल लगाया? डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स को किस में लिख लिया? तो ये मैट्रिक्स है और ये क्या है इस मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट। आगे समझ। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 के केस में क्या होगा? ऑर्डर 1 के केस में सिंगलटन मैट्रिक्स है कोई, मान लो 25 लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ए लूंगा तो क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 125। अभी ये किस में है? मैट्रिक्स में। अभी ये किस में? डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। वैसे मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है? होती है वैल्यू? सॉल्व हो जाता है? ये सॉल्व हो सकता है क्या? मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ करके हो सकता है? नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहता है ना। ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड नहीं होता। मैट्रिक्स का डिवाइड कहाँ होता है? हाँ। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसटाइप हुआ है, ये मैट्रिक्स का साइन आएगा यहाँ। एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 2 × 2। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया गया है। मैट्रिक्स से का मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाया, तो ये दोनों मैट्रिक्स सिंबल हटके क्या बन गए? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड के अपर साइड से मल्टीप्लाई शुरू होगा, फिर एक तरफ पेयर का प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस है ये, फॉर्मूले का बीच में माइनस लगेगा, और फिर दूसरे तरफ का मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई में इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है क्या? जैसे ये दोनों, ये पहले लिख दूं, ये बाद में लिख दूं, ये पहले लिख दूं, ये बाद में, ये हो सकता है। लेकिन ये पूरी टर्म उठा के पहले ले लूं, ये नहीं हो सकता, नहीं तो वो माइनस में हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, मैट्रिक्स लिखा मैंने, अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया। अब इसको 5 × 2 या 2 × 5 कुछ भी लिख सकते हैं क्या? और एक तरफ का मल्टीप्लाई होके माइनस। और अब इसको 3 × 4 या 4 × 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो ये 10 - 12 से क्या आ गई? -2। लेकिन अगर तुम ये कहो कि हम इसको पहले 3 × 4 कर दें और फिर माइनस करके 5 × 2 करें, तो ये सही है? पहले इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ का हो जाएगा क्या 3 × 4 का? नहीं, पहले किसका होगा? डायगोनल का। कौन सा होता है प्रिंसिपल डायगोनल? यही लेफ्ट हैंड के अपर साइड से राइट हैंड के। सिंपल है, चीजें फैक्ट के साथ पढ़ाई जा रही है, विथ रीजन बताई जा रही है, हवा में कुछ उड़ा ही नहीं रहे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चीजें बताते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी बोल के पढ़ा के और करा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल फैक्ट जो होता है प्रॉपर, उसके साथ में पढ़ाई चलती है। प्लस मैथ्स की वो चीजें जो तुम्हें पढ़ाता गया हूँ पीछे, उनको यूज कर करके आगे पढ़ाते हैं। आगे कोई चीज आने वाली होगी वो पहले बता दी जाएगी, तब पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ऑर्डर 2 समझ में आ गया। अगला क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स का साइन होगा, हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक है ये, उनको बोलेंगे कि वो सुधारें अपनी गलतियाँ।
क्योंकि गलतियों को सुधारने का नाम ही तो मैथमेटिक्स। तो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है ये? 3 × 3। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 ना बोल के 3 बोला जाता है तो भी समझ लेना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ है, सही लिखा है। मैट्रिक्स का साइन हटा के क्या लगा दिया? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से जो बन रही हैं वो क्या है? रो। और जो वर्टिकल एलिमेंट से बनेंगे ये क्या होंगे? कॉलम। अब इस मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी? एक्सपेंड होकर सॉल्व होकर वैल्यू कैसे आएगी? तो इसको सॉल्व करने के 6 वे हैं, 6 टाइप से ये सॉल्व हो सकता। सबसे आंसर सेम आता है। R1 से कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं। एक्सपेंड C1 से कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं, C3 से कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, जब R1 के एलिमेंट लेंगे तो साइन जो रहेंगे इनके एलिमेंट के साइन वो प्लस माइनस प्लस। R2 में जब एलिमेंट लेंगे तो साइन रहेंगे माइनस प्लस माइनस। R3 में जब एलिमेंट लेंगे तो प्लस माइनस प्लस। जब C1 से एक्सपेंड करेंगे तो साइन रहेंगे प्लस माइनस प्लस। जब C2 से करेंगे तो साइन रहेंगे माइनस प्लस माइनस। और जब C3 से एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। याद कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे कि जो बीच में दोनों आ रहे हैं उनमें उल्टा होता है। बस R2 में उल्टा है और C2 में रिवर्स है, R2 C2 में रिवर्स है, बाकी सब में प्लस माइनस प्लस। R1 में, R3 में, C1 में और C3 में क्या है? प्लस माइनस प्लस। और R2 और C2 में यानी जो ऑड वाले हैं, ऑड ऑड ऑड, उनमें क्या है? प्लस माइनस। और जो बीच में इवन है R2 और C2 उसमें। ठीक है, अब मैं 2 से करके दिखाता हूँ, एक एक करके। एक मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ पहले। तो इसका सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालना है। हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी जब एक्सपेंड करेंगे R1 से? फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, वो कैसा लेंगे R1 के लिए? प्लस का, A1 में। इसको छुपा लेंगे कॉलम और रो से। देखो 4 वैल्यूज दिख रही हैं, 4 वैल्यू दिख रही हैं क्या? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जैसे सेकंड ऑर्डर का होता है ना वैसे होगा। करके बताओ। पहले इधर से शुरू होगा प्रिंसिपल डायगोनल से। A22 इंटू A33, एक तरफ का मल्टीप्लाई हो गया माइनस। अब दूसरी तरफ का A32 इंटू A23। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव। R1 के 3 एलिमेंट कौन कौन है? R1 के 3 एलिमेंट कौन कौन है? A11, A12, A13। पहला एलिमेंट लेंगे, रो कॉलम छुपाएंगे। दूसरा एलिमेंट लेंगे, रो कॉलम से छुपाएंगे। तीसरा एलिमेंट लेंगे, रो कॉलम से छुपाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट एलिमेंट ले लिया A11, कॉलम रो से छुपाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड वाला एलिमेंट कौन है R1 का? और वो कैसा रहता है? माइनस का। A12 लिख लिया, कॉलम रो से छुपाएंगे। A12 को कॉलम से छुपाया, रो से छुपाया। दिख रही है 4 वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। कोई प्रॉब्लम? R1 का थर्ड एलिमेंट कौन है और कैसा साइन रहेगा? A13 प्लस का रहेगा, प्लस A13 आएगा। इसको छुपाएंगे कॉलम रो से,
A13 को छुपाया कॉलम से और रो से, दिखी 4 वैल्यू, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल डायगोनल A21 A32 माइनस A31 A22, ये हो गया एक्सपेंशन। किससे हुआ है ये? R1 से। अब एक मैं C2 से और दिखा देता हूं, ठीक है। एक्सपेंड बाय C2, C2 नजर आ रहा है सभी को? तो C2 के तीनों एलिमेंट दिख रहे हैं, A12 A22 A32, तीनों एलिमेंट एक एक करके लिखे जाएंगे और रो कॉलम से छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन का क्या रहेगा C2 के लिए? इसका उल्टा चलेगा, इधर प्लस माइनस प्लस, उसमें माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? चलिए, ऑफ ए, तो C2 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस का माइनस का, माइनस A12, कॉलम रो से छुपाओ, कॉलम से और रो से, दिखी 4 वैल्यू दिख रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A21 इंटू A33, फिर फॉर्मूले का माइनस, A31 इंटू सेकेंड एलिमेंट कौन है? C2 का सेकेंड एलिमेंट कौन है? A22, कैसा रहेगा? प्लस का A22, कॉलम रो से छुपा ले, कॉलम से रो से, कॉलम रो, A11 इंटू माइनस A31 इंटू A1। C2 का थर्ड एलिमेंट कौन है? ये है ना C2, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड कैसा? प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस ये वाला माइनस, कॉलम रो से छुपाएं, कॉलम से रो से, क्या आ रहा है? A11 इंटू A23, माइनस A21 इंटू A1, ये इसका एक्सपेंशन होगा। आ गया समझ में? ऐसे और अदर से तुम कर लोगे, करके जरूर देखना है। तुम्हें किस किस से करना है? R2 से, R3 से, C1 से, और इस सब से तुम अपनी कॉपी में करोगे ध्यान से। साइन का बता ही दिया। नेक्स्ट, ये तो वही साइन लिखे हैं जो मैंने अभी बताए थे, R1 के लिए और R3 के लिए प्लस माइनस प्लस, और R2 और C2 के लिए माइनस प्लस माइनस, ठीक। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक और रूल है, इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं, मतलब कम ही करते हैं, पर फिर भी अगर है रूल तो सीख लेते हैं। क्या है ये? सारस रूल फॉर एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट। तो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को ही सारस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर देख लो कैसे है। ये पूरा डिटर्मिनेंट दिया है, करना है, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है यहाँ तक, C1 C2 C3, फिर कौन आ गया? ये C1। देखो ना, दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं बिल्कुल, बस जो दिख रहा है वही, उसी में भरोसा है। C1 C2 C3, फिर C1 फिर C2, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा C3। टोटल 5 कॉलम लेते हैं, C1 C2 C3 C1 C2, ऐसे। अब इनके प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई कर लेंगे। C1 के एलिमेंट से प्रिंसिपल डायगोनल यही आएंगे क्या? कौन कौन बोलो? A11 A22 A33,
ये लिखा है प्लस का। C2 के प्रिंसिपल डायगोनल लो पहले एलिमेंट से, A12 A23 A31, ये लिखा है A12 A23। एलिमेंट से प्रिंसिपल डायगोनल लो, A13 A21 A3, A13 A21 A3 ले लिया। अब दूसरी तरफ का देखो, यहां से बनेगा इधर को प्रिंसिपल डायगोनल बन जाएगा, A11 से बन जाएगा इधर, A12 से, तो किससे बनेगा A13 से। तो A13 से क्या लेंगे, A13 A22 A3 तीनों, और मल्टीप्लाई कैसा इनका माइनस, फिर माइनस A13 के बाद अगला A11 A23 A3, फिर अगला A21 A3। आया समझ में। और ये न्यूमेरिकली डिफिकल्ट लग रहा है ना, ये सॉरी जनरल फॉर्म में डिफिकल्ट लग रहा है, न्यूमेरिकली अगर देखें तो क्या होगा, जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, अब मुझे सारस रूल से करना है। C1 C2 C3, अब C1 और, ठीक है, आ गया। अब डेल्टा कौन आएंगे, पहले ये तीनों आएंगे, फिर ये तीनों, फिर ये तीनों, इसके बाद इधर से ऐसे ही तो आएंगे। देखो 1 5 1 प्लस 2 6 3 प्लस 4 2 माइनस 3 5 3, सॉल्व कर दे, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सारस रूल। नोट कर लेना है, शुरू से करना है ना। चैप्टर की अगली हेडिंग नंबर 10 है, माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यानी अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया जाता है तो उसका माइनर और उसका को फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि माइनर और को फैक्टर होते क्या हैं। तो माइनर जो डिटर्मिनेंट उनको कैपिटल एम से, अगर एलिमेंट ए आई जे है तो उसका माइनर एम आई जे से डिनोट होता है, और को फैक्टर को या तो कैपिटल ए आई जे से कर सकते हैं या फिर सी आई जे से। को फैक्टर का फर्स्ट लेटर सी ले सकते हैं, सी लेंगे तो सी आई जे से डिनोट कर दो, कैपिटल ए लेते हैं तो ए आई जे से भी कर सकते हैं। तो माइनर को डिनोट किससे कर रहे हैं, एम आई जे से, और को फैक्टर को डिनोट किससे कर रहे हैं, सी आई जे से। फाइंड कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। माइनर एम आई जे और को फैक्टर सी आई जे। नंबर 2 पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइनर एंड को फैक्टर। तो माइनर और को फैक्टर का जो रिलेशन है वो ये है कि सी आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस इंटू एम आई जे। यानी अगर आपको माइनर पता है और को फैक्टर निकालना है तो सी आई जे के लिए फॉर्मूला लगाएंगे -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो पहले माइनर निकालना सीख लेंगे और माइनर निकालने के बाद
कोफैक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाया करेगा, कोफैक्टर। तो हमारे सामने ये डिटर्मिनेंट है सेकंड ऑर्डर का, मैं इसके आपको माइनर भी निकाल के दिखाता हूँ और कोफैक्टर भी सीखो। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर्स, बहुत आसान है। माइनर्स, तो हम लिखेंगे इसमें माइनर ऑफ A11। इस एलिमेंट का माइनर रिप्रेजेंट किससे होगा, कैपिटल एम। तो A11 के माइनर के लिए यानी M11 के लिए आपको A11 एलिमेंट छुपाना है कॉलम से और रो से, ऐसे छुपा। A11 किससे छुपाया, कॉलम से और रो से। कोई वैल्यू नजर आ रही है, वही क्या है इसकी माइनर वैल्यू है A22। क्लियर। ऐसे ही माइनर ऑफ A12 रिप्रेजेंट किससे करेंगे, M12। अब 12 छुपाओ, 12 कॉलम से रो से, क्या दिख रहा है A21। अब माइनर ऑफ A21, तो A21 को छुपाइए कॉलम से रो से, कौन सी वैल्यू, A12। और माइनर ऑफ A22, इसके लिए A22 कॉलम से रो से, कॉलम रो, क्या आया। अब सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में एक अच्छी बात और है, बिना छुपाए हुए भी आप पता कर सकते हो। डायगोनल वैल्यू आ रही है हर जगह। A11 का माइनर A22, A12 का माइनर A21, A21 का माइनर A12 और A22 का माइनर। क्लियर है, माइनर्स निकालना आ गया। अब हम क्या फाइंड करें इसके, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालते हैं, देखिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ किसका, किसका निकालेंगे सबसे पहले कोफैक्टर A11। फॉर्मूला क्या होगा इसका, A11 के कोफैक्टर का फॉर्मूला C11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ, +1। इवन पावर पॉजिटिव और -1 की ऑड पावर निगेटिव, सही बात है ना। -1 की पावर 1 3 5 7 9 होगी तो माइनस का आएगा, और 2 4 6 8 10 12 होगी तो प्लस का आएगा। और M11 की वैल्यू के लिए A11 के डायगोनल में क्या लिखा हुआ है, A22। ये सॉल्व होके क्या आ गया, A2 में। अब को फैक्टर ऑफ A12 किससे डिनोट किया, C12। फॉर्मूला माइनस, इस तरह इधर निकाल देते हैं इसको, यहां निकाल देते हैं। कोफैक्टर ऑफ A12 फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। ये ऑड पावर है -1, और M12 A12 के डायगोनल में A21, तो ये क्या आ गया माइनस। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ A21 क्या होगा, C21 -1 की पावर इंटू M2।
ऑड पावर नेगेटिव और 2 1 A21 के डायगोनल में A1। कोफैक्टर ऑफ A22, C22 का फॉर्मूला -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। E1 पावर है +1 और M22 A22 के डायगोनल में A11। तो ये सॉल्व होके ठीक है। बस ये आ गए, इसके 4 माइनर्स आ गए कोफैक्टर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हमने जो कोफैक्टर और माइनर निकाले हैं ना, सेम प्रोसेस थर्ड ऑर्डर के लिए भी होता है। पहले माइनर निकाले जाएंगे फिर कोफैक्टर निकाले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी हेडिंग नंबर 11 में माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ इफ लिख गया है बाय मिस्टेक, ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो ये एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें 9 है। तो इसके माइनर्स भी 9 होंगे और इसके कोफैक्टर्स भी 9 होंगे। यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि सेकंड ऑर्डर में A11 के डायगोनल में सिंगल एलिमेंट आ रहा था, तो वही क्या हो गया था उसका माइनर। लेकिन यहाँ पर इसके डायगोनल में एक एलिमेंट नहीं आ रहा और उसका कोई मेथड भी नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनर के लिए कॉलम रो छुपा के ही करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोसेस वही है, माइनर के लिए कॉलम और रो छुपा लो और को फैक्टर के लिए फॉर्मूला लगा लो, CIJ = -1 की पावर I + J इंटू MIJ, ठीक है। ऑडियो चेक कर लेना जरा। अब जैसे मुझे सबसे पहले निकालना है माइनर्स, तो माइनर ऑफ A11 किससे रिप्रेजेंट होगा, M11। M11 कैसे आएगा देखो, एलिमेंट A11 कॉलम रो से छुपा लिया, 4 वैल्यूज नजर आ रही है। सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट माइनर ऑफ A12 M12 क्या आएगा बताओ, A12 कॉलम से रो से, नजर से ही काट दिया करो, कॉलम से कटा रो से। A21 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। कोई प्रॉब्लम है क्या, नेक्स्ट अब निकालते जाएं ऐसे फटाफट, समझ में आ रहा है क्या। तो माइनर ऑफ A13 M13 बोलो, M13 बोलो क्या आएगा, बोलिए A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 माइनर ऑफ A21 M21 M21 निकालिए, ये कॉलम से रो से A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 माइनर ऑफ A22 M22 क्या आएगा, कॉलम से रो से A11 A33 माइनस A13 माइनर ऑफ A23 M23 क्या होगा, कॉलम से रो से A11 इंटू A32 माइनस A12 माइनर ऑफ
A31 M31, ये 31 को कॉलम से रो से A12 इंटू A23, A12 इंटू A23 माइनस इंटू A13 माइनर ऑफ A32 M32, 32 देख लो, 32 वाला एलिमेंट कॉलम से रो से A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। नेक्स्ट माइनर ऑफ A33 M33 कॉलम रो से A11 A22 माइनस A21 A12 9 माइनर्स। अब क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर की शुरुआत करें। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा? C11 इक्वल टू फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 E1 पावर +1। अब M11 के लिए वही A11 छुपा लो कॉलम से रो से और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 3। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12 C12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 ऑड पावर -1 M12 की वैल्यू A12 कॉलम से रो से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं यहां पर ऐसे कि मान लीजिए माइनर नहीं पूछा कभी, डायरेक्ट कोफैक्टर पूछा तो कैसे निकालोगे? -1 की पावर 1 + 2 कर दोगे और M12 लिखोगे। अब ये ऑड पावर क्या आएगी? -1 और M12 के लिए A12 कॉलम से और रो से, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ठीक है, ऐसे ही माइनर कोफैक्टर A13 क्या होगा? C13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 E1 पावर 1 और 13 के लिए अब ये देख लो, ये रहा 13 कॉलम से रो से, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? A21 A32 माइनस A31 इंटू A2, 1 का इंटू हो गया, यही आ जाएगा। ठीक है, ये C13 के बाद फिर क्या निकालेंगे? C21 फिर C22 C23 C31 C32, ये निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, मेथड तो आ ही गया है समझ में। तो इस तरह से इसके ऑल 9 कोफैक्टर माइनर निकाल सकते। डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, तो जैसे ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं एक्सपेंड बाय R1 कर दूं तो आता है क्या करना आप लोगों को? क्या मिलेगा? डेल्टा A11 कॉलम से रो से A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं क्या? और A12
कॉलम से रो से A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस थर्ड एलिमेंट A13 कॉलम से रो से। ध्यान से देखिए इधर क्या आएगा, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। अब यहां पर ये जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है, क्या ये वैल्यू यही वाली है, ये वाली C11, C11 यही है। अच्छा C12 में आगे माइनस लगा हुआ है और C13 में फिर से प्लस है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी है, C11, और माइनस साइन के साथ अगर ये वैल्यू लेते हैं वही कॉलम रो से छुपा के, तो ये वैल्यू माइनस साइन के साथ किसकी, C12। तो डेल्टा हमको क्या मिलेगा, A11 इंटू C11 प्लस, क्योंकि माइनस साइन इसमें चला गया, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, तो चला गया, तो ये A12 इंटू C12 और ये प्लस है। अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं अभी कि ये वैल्यू C13 की है या नहीं है। हाँ, वो तो सिंपल है ना, A13 को कॉलम रो से छुपा के जो आता है वो क्या होता है, C13। तो ये क्या हो गया, C1। अब क्या देखा, किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से इंटू कर दें तो क्या हो जाता है, वो डेल्टा। ठीक है, समझ आ गया ये फॉर्मूला। तो क्या ये फॉर्मूला R2 R3 के लिए वैलिड है, अगर मैं R2 के लिए बनाऊं तो क्या बनेगा, नहीं वो अपने आप आएगा, C21 आएगा उसमें, क्यों, वो 21 है ना, ऑड पावर है तो वो नेगेटिव ही आएगा, ये 2 इवन है पॉजिटिव ही आएगा। तो ये फॉर्मूला ऑल 6, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम सबके लिए है। कैसे, जैसे यहाँ पे A21 तो C21, A22 C22, A23 C2, R2 से हो गया, ऐसे C1 से भी होगा, A11 इंटू C11, A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू इक्वल टू डेल्टा। क्या कहना चाहिए कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट का सम डेल्टा होता है। अच्छा ये बताओ, एलिमेंट रो के ले लें और कोफैक्टर कॉलम के, तो डेल्टा आएगा क्या, जैसे A11 इंटू C11 और A12 इंटू C21, मतलब एलिमेंट रो के और कोफैक्टर कॉलम के। एक चीज रो से लें एक कॉलम से तो डेल्टा नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, रो का रो से, कॉलम का कॉलम से। तो जिस रो के एलिमेंट ले रहे हो उसी के कोफैक्टर लेंगे तो प्रोडक्ट का सम क्या होगा, डेल्टा। जैसे मैं बाय C2 बनाता हूं, C2 के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या बनेगा, बाय C2 डेल्टा बनाओ, C2 A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू प्लस A23। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट भी डलेगा, नोट, if the elements of any row or column are multiplied
with the vectors of another row or column, then sum of their product will be, क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर आप R1 के ले रहे हो ना, कैसे A11 और कोफैक्टर R2 का ले लिया C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 इंटू, तो वैल्यू क्या होगी 0। आया समझ में? क्या आया कि जिस रो के एलिमेंट उसी के कोफैक्टर तो डेल्टा, और जिस रो या कॉलम के एलिमेंट और दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर तो 0। क्या 0? प्रोडक्ट का सम। ठीक है, समझ गए? डिटर्मिनेंट, अगर कभी भी कोई ट्राइंगल है, जैसे एक ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या क्या कोऑर्डिनेट है, मान लो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको जरा समझ, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये पहले बना देना फॉर्मूले से पहले, और ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ट्राइंगल ABC है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड x3 y3। तो मैं ये वाला फॉर्म यूज कर लिया करूंगा, ये वाला फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, एक्सपेंड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? 3 पॉइंट A B एंड C विल बी कॉलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। ट्राइंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स कैसे होंगे? कॉलिनियर। जैसे कॉलिनियर जो पॉइंट होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि कॉलिनियर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कॉलिनियर पॉइंट है A B एंड C। कोऑर्डिनेट है इनके x1 y1 x2 y2 x3। अब अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है तो 3 पॉइंट से 2 ही काम हो सकते हैं, या तो उनसे क्या बन जाएगी लाइन, या उनसे क्या बन जाएगा, अगर ट्राइंगल का एरिया आ रहा है कितना 0, तो इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बन रहा है, फिर क्या बनेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन कॉलिनियर है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कॉलिनियर पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं 1/2 को 0 में भेज रहा हूँ, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में अगर रो का कॉलम बना देना तो डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं रो का कॉलम बनाऊंगा
तो यही कैसे हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये क्या आ गया 1 1 1 इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला हो गया पॉइंट कोलिनियर का। समझ आ गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया कोलिनियर। कर लो इसको। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए फॉर्मूला है। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और x2 y2, तो ज्योमेट्री में क्या होता है, जितने भी इक्वेशंस होते हैं उनमें एक वेरिएबल पॉइंट जरूर होता है। वेरिएबल पॉइंट जनरली x, y लिया जाता है। यहाँ पर अगर लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए ये लाइन की इक्वेशन है और लाइन पॉइंट ए एंड बी से पास हो रही है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2। तो एक पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वेरिएबल पॉइंट, वो इनके साथ क्या होगा, कॉलिनियर हो जाएगा। ये वेरिएबल पॉइंट P है। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वेरिएबल पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा, और अगर वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा तो तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अभी कोलिनियर वाला फॉर्मूला देखा, तो अगर यही फॉर्मूला इनमें अप्लाई करें तो यही आएगा। यहाँ पे बस 1 नहीं आएगा, ये 1 हटा दो, 1 गलती से लिख गया। यहाँ पे आगे समझ में। तो फॉर्मूला क्या हुआ फिर इसके हिसाब से, x1 y1 1 और x2 y2 1। अभी यहाँ पे क्या था, इसमें क्या था, x3 y3 भी था, तो x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 आ रहा था। इसमें x3 y3 हटके कौन आ गया, xy। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला। क्या हो गया डिटर्मिनेंट में, x1 y1 1 x2 y2 1। और अगर पॉइंट कोलिनियर करने हैं तो फॉर्मूला क्या है डिटर्मिनेंट में, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और अगर एरिया निकालना है, ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं, तो डिटर्मिनेंट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्या दिक्कत है तीनों फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पिछला 15 वाला अभी हमने क्या देखा, 15 वाले में क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। और 16 से अब मैट्रिक्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं जिनमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का यूज है। तो मैट्रिक्स चैप्टर 3 था और डिटर्मिनेंट का चैप्टर 4। तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन चलेगा अभी यहाँ से। ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लो। मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो सकता है और वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी हो सकता है। अगर हम उसके को फैक्टर निकाल लें, जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा तो को फैक्टर कितने निकलेंगे, 4। और 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा तो को फैक्टर कितने निकलेंगे, 9। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, A11 A12 A21 और A22, और एक मैट्रिक्स बी है A11 A12 A13 A21 A23 A31 A32 A3। अगर इसके को फैक्टर से मैट्रिक्स बनाया जाए और उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए,
तो उसे हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को किससे डिनोट करते हैं? ए डी जे ए से। और इसमें इसके कोफैक्टर लेंगे C11, C12, C21, C2, और इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज हटाना है तो इसके रो को किस में चेंज कर लेंगे? कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा? C11, C12, C21 और C2। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं एडजॉइंट भी निकालना चाहूँ तो इसके 9 कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया जाएगा। C11, C12, C1, C21, C22, C2, C31, C32, और इसका क्या ले लिया जाएगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो इसके रो को किस में चेंज करेंगे? कॉलम। C11, C12, C1, C21, C22, C2, C31, C32। तो डेफिनेशन ये आई कि अ मैट्रिक्स formed by the cofactors of the element of a given matrix, then the transpose of this matrix is called the adjoint of given matrix। एक मैट्रिक्स से मैट्रिक्स बनाया जाए और उसका ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स आता है उसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच इज ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स विच obtained from the cofactors of a given square matrix is called the adjoint of square matrix denoted by adjoint A। इसके कोफैक्टर लिए जाए, कोफैक्टर से एक और मैट्रिक्स बनाया जाए और उसका ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन वाइज हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या किया करेंगे? सीधा सीधा कोफैक्टर निकालेंगे रो में और लिखेंगे कॉलम में, तो वो क्या हो जाया करेगा? एडजॉइंट। इसके कोफैक्टर निकाले रो में, C11, C12, C13, C21 रो में निकाले और कॉलम में लिख दिए। तो रो में निकाल के कॉलम में लिखोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देखो 17th हेडिंग में तो हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम ये देखें यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर के टू स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उसके डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। एक फॉर्मूला ये भी और एक नोट भी है, दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कोई भी टू मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? डिटर्मिनेंट तो तभी बनेगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये पहला रिजल्ट है इसका, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इनके सेपरेट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ये देखें कि मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसका जनरल एलिमेंट ए आई जे है, इसका ऑर्डर और के कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर के ए का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब मैट्रिक्स में के का इंटू करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो के डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? के की पावर क्या हो जाएगी? एन। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही पावर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे
एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट के ए निकालेंगे ना तो वो के की पावर क्या हो जाएगा 2। जो इसका ऑर्डर होगा वही के पे पावर लग जाएगी, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। बात करें, अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 6 हो जाएगा। तो वो वैल्यू क्या आ रही है -2। तो जीरो तो नहीं आ रहा ना, जीरो नहीं आएगा सिंगुलर, और जीरो आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो है। और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर जिसको बोलते हैं, ये कब होगा जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद इनवर्स या रेसिप्रोकल, इसको तब देखेंगे, पहले ये कर लो। तो इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये मैंने वहां पे भी बताया था चैप्टर 3 में, फिर से रिपीट कर लेते हैं। वहां पर क्या बताया, अब क्या बता रहे हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है और अगर उसमें मैट्रिक्स का इनटू कर रहे हैं किसी से, तो ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट अगर आई हो रहा है तो वो दोनों ही क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स मैट्रिक्स। मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई अगर आता है तो दोनों ही रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहां पर क्या हुआ, इनवर्स या रेसिप्रोकल प्रेजेंट कर लिया ए टू द पावर -1 यानी ए इनवर्स से, और इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब क्या होगा, एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा, तुम उसका डिटर्मिनेंट ले लोगे, एक्सपेंड कर दोगे, फिर उसका एडजॉइंट ले लोगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना आता है, हाँ, को फैक्टर निकाल के और रो में निकाल के और कॉलम में लिखते हैं तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। तो ए इनवर्स के फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू रख देंगे तो हमें इनवर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक खास बात समझिए, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ 0 कर देता हूं तो ये 1/0 से अनडिफाइंड हो जाएगा। सही बात है ना, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो 1/0 से ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर एक है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालते हैं उससे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए पहले निकालोगे, अगर वो 0 आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि व्हाट आई मीन टू से, if determinant a not equal to 0 then we will find a inverse, or if determinant a equal to 0 then a inverse does not exist। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए जिसका नॉन जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो यहां पर एक ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि इनवर्स या रेसिप्रोकल उन्हीं मैट्रिक्स के निकल सकते हैं जो क्या हो नॉन, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्लियर है ये वाली बात, फॉर्मूला समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इन प्रॉपर्टी को समझ लो, बिल्कुल आसान है। एडजॉइंट में ए इनवर्स बाहर और अंदर ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एडजॉइंट ए का होल इनवर्स और ए इनवर्स का एडजॉइंट। यहाँ पे होल पे लगाए, यहाँ पे इनवर्स अंदर है, वैल्यू सेम होती है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, पहले भी पढ़ी है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले भी बताया था।
कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जैसे बिहेवियर होता है वैसा ही इन्वर्स में होता है। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ए बी इनवर्स का, ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा? टू ए इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी भी ट्रांसपोज जैसी है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो तो ए आ जाता है, ऐसे इनवर्स का फिर से इनवर्स कर दो तो वो भी ए आता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी वही, ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज हो सकते हैं, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स और ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज दोनों कैसे होते हैं? इक्वल। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से इंटू करो या इनवर्स मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से इंटू करो, रिजल्ट क्या आता है? आई। ये प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, ये वाली भी प्रूफ करेंगे। इसको ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको और मैं ऐसे भी लिख दूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सिंबल में है, टू वर्टिकल लाइन के फॉर्म में, और ये डिटर्मिनेंट लिखकर है। ठीक है, ये सिंबल फॉर्म में, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम है। इनवर्स डिटर्मिनेंट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, बाहर है तो अंदर आ जाएगा। यही चीज ऐसे लिखी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है ये चीज, ये कंफ्यूज करती है थोड़ा ये चीज। समझ पा रहे हैं क्या? इधर सिंबल लगा हुआ है टू वर्टिकल लाइन का, इधर टू वर्टिकल लाइन की जगह क्या लिखा है? डी ई टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल इनवर्स, और होल पावर -1 है तो उसको 1 में तो ले जा ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यही फिर से लिख गई है, इसको यहाँ से भले ही हटा सकते हैं, ये मत नोट करना, ये फिर से लिख गई। और एक एक प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, या ये नोट में ही है, मैंने वहां भी बताया था चैप्टर 3 में। अ मैट्रिक्स हुज इनवर्स कैन बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड किया जा सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर्टी, ये 7 की जगह ये वाली लिख देना प्रॉपर्टी, मैं जो लिख रहा हूं क्या लिख देंगे? इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स is also a diagonal ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ये प्रॉपर्टीज नोट कर ले। और अगला टॉपिक इसमें 23 है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी होती है, 3 में भी होती है, ज़्यादा में भी होती है। तुमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह से सॉल्व किया। अभी 12th क्लास में अगर हमको मैट्रिक्स मेथड से कोई इक्वेशन मिल जाए तो वो कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर ये एक तो ये ग्रुप है जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन है, जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, और यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल भी 3 आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए तब सॉल्व होता है। अभी इसकी बात करते हैं, अगर ऐसी कोई भी 2 इक्वेशन है या 3 भी है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन है और ये सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन है। अब हमें अगर ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो इसका बड़ा इजी तरीका ये है कि हम इन इक्वेशन की एक मैट्रिक्स फॉर्म मान लेते हैं कि इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है ए एक्स इक्वल टू बी।
और ए एक्स इक्वल टू बी से ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी कैसे आया वो मैं यहाँ दिखाता हूँ एक बार करके, कि जैसे ए एक्स इक्वल टू बी है, अब मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? पहले, पोस्ट मल्टीप्लाई बाद में होता है। और मैट्रिक्स में ऑर्डर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम ए बी को बी ए कर दो, नहीं, दोनों साइड में ही प्री मल्टीप्लाई हुआ है पहले ही। अच्छा, इसमें ये जो ए इनवर्स इंटू ए है ये क्या हो जाएगा, और यूनिट मैट्रिक्स का किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या मैट्रिक्स आता है? वही मैट्रिक्स। इससे ये स्टेप इस तरह से आ गया, समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको नोट करते समय ये साइड में लिख सकते हो जिससे समझ में आ जाए। तो ए एक्स इक्वल टू बी है, तो इससे मैं ये लिख रहा हूं, ये सही है बिल्कुल। इफ ए एक्स इक्वल बी देन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये जो इक्वेशन है वो इससे जब कंपेयर हुई है तो मैट्रिक्स से कैसे बना है? मैट्रिक्स से बना है ये वेरिएबल के कोफिशिएंट से, a1 b1 a2 b2। और मैट्रिक्स एक्स कैसे बनाए? मैट्रिक्स एक्स बनाए वेरिएबल से। इसमें कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल, तो मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई से बन गया। और मैट्रिक्स इक्वल में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे इक्वल में कौन कौन सी टर्म है? C1 और C2। तो C1 C2 से एक मैट्रिक्स बना, वो क्या हो गया? B। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब होगा क्या, इसके आगे की बात बता रहा हूं। ये फर्स्ट केस समझ लें और ये इसका सेकंड केस। तो इसके बाद क्या होगा, ये मैट्रिक्स ए से ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। इस मैट्रिक्स ए से क्या फाइंड करेंगे? ए इनवर्स। कैसे करेंगे वो मैं अभी एक्सरसाइज में बताऊंगा। एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, बी हमारे पास ऑलरेडी है। इस इक्वेशन में आंसर मिलेगा, सिर्फ इसमें क्या नहीं है? देखो एक्स की वैल्यू ये है कि नहीं, बी की वैल्यू ये है, क्या नहीं है? ए इनवर्स यहां से निकल आएगा। और जब तो ये ए इनवर्स की, एक्स की और बी की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे? इस इक्वेशन में, जिसका नंबर कुछ भी 3 दे सकते हो या 4, जो भी देना। आगे बात समझ में इतनी। सेम चीज यहाँ पे है, इसको समझ लो फिर से। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कितनी है? 3। वेरिएबल भी कितने हैं? 3। कंपेयर किससे हुआ है? बोलो। ए एक्स इक्वल बी देन एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी। ये कौन सी इक्वेशन है? 4 हो गई। ये इक्वेशन 4 से ही आंसर आएगा, लेकिन इसमें अभी हमें एक्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए और बी चाहिए। तो मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा? इसके कोफिशिएंट से, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, b2। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 2 c3। इनसे क्या बन गया? मैट्रिक्स ए। और वेरिएबल एक्स वाई जेड से क्या बना? एक्स। और जो इक्वल में कांस्टेंट दिए हैं उससे क्या बना? बी। तो इस मैट्रिक्स का क्या निकाला जाएगा? डिटर्मिनेंट। फिर क्या निकाला जाएगा? एडजॉइंट। और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और इसके बाद ये ए इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 4 में। तो हमें इसके एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ये अभी सिर्फ मैं तुम्हें थ्योरेटिकल फॉर्म में अननोन क्वांटिटीज में फॉर्मूला समझा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन तो हमने शुरू भी नहीं किया है। ठीक है, समझ आ गया कैसे कंपैरिजन होना है, क्या होना है? ठीक है, लास्ट हेडिंग देखिए। यहाँ पे क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आता है क्वेश्चन कि सिस्टम का सॉल्यूशन है या नहीं है।
जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, नंबर 3 नो सॉल्यूशन। यहाँ पर भी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट। तो सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब इसका नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई सभी को? अब यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी है, डेफिनेशन भी लिखी है, पढ़ सकते हैं आप। इफ देयर आर यूनिक और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इफ देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। देयर आर 3 कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। सबसे पहले ये वही इक्वेशन है ए एक्स इक्वल बी, पिछले क्वेश्चन वाली। ए एक्स इक्वल बी सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन है, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी, कितनी भी। और उसमें अननोन भी कितने हैं? एन। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये ए एक्स इक्वल बी से कंपेयर हो जाएगा ना, तो मैट्रिक्स से दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोनों जगह। इन दोनों ही मैट्रिक्स, किसी भी केस को लेके चलते हैं, इसको क्या निकालेंगे? इसका डिटर्मिनेंट। और अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है? नॉट इक्वल 0, तो सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट। और क्या होगा उसका? सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, सॉरी। और सॉल्यूशन क्या हो गया? यूनिक। ये किस केस में है? डिटर्मिनेंट है 0 के केस में। नॉट 0, सॉरी, डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 के केस में सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये 0 आया तो 2 केस है। अगर 0 है तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू क्या आती है? नॉट इक्वल 0, तो वो क्या है? सिर्फ ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 है, तो सिस्टम क्या हो सकता है? कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। मतलब या तो कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन। यहाँ पर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पहली वाली कंडीशन किसकी हो गई? कंसिस्टेंट। दूसरी वाली और तीसरी वाली में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं रहेगा कि कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग तो इन दोनों से ही चेक कर लिया करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कंसिस्टेंट, और डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी कैसा आ जाए? नॉट इक्वल 0, तो वो क्या होगा? बस। ठीक है।